Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, most serious complication of fracture of bone. अगर बोन फ्रैक्चर होती है तो इसके होने के बाद मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? सेप्टिसीमिया, हाइपरटेंशन, फैट एम्बोलिज्म, हैमरेज। The right answer is option C. बोन फ्रैक्चर होने के बाद मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन फैट एम्बोलिज्म के रूप में देखा जाता है। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हेमरेज का मतलब है एक्सेसिव ब्लीडिंग। Clients with long bone fracture are at greatest risk for developing fat embolism. Fat embolism can occur within first 24 hours after fracture, and after 24 hours there may be risk of air embolism. पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होने के बाद स्पेशली अगर ये फ्रैक्चर लॉन्ग बोन के अंदर है तो इस फ्रैक्चर्ड वाले पार्ट से फैट के मॉलिक्यूल्स निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में आ सकते हैं और ये फैट जो है ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगा और वहां जाकर लंग्स के अंदर किसी माइन्यूट ब्लड वेसल को या मेजर ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसके कारण पर्सन के अंदर सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगा और पर्सन के लंग्स का वह हिस्सा काम करना बंद कर देगा। सो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्चर के बाद फैट के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पर्सन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है। यही कंडीशन फैट एम्बोलिज्म के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जब पर्सन को फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के शुरुआती 24 घंटे में फैट एम्बोलिज्म होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ये पॉइंट प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे ही 24 घंटे निकल जाते हैं तो फैट एम्बोलिज्म होने की संभावना कम होने लगती है। 24 आवर्स के बाद में एयर एम्बोलिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि फैट एम्बोलिज्म होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स आर एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जिस प्रकार से पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सिम्टम्स डेवलप होते हैं, सेम वही सिम्टम्स आपको फैट एम्बोलिज्म के बाद भी देखने को मिलेंगे। पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, हाइपोक्सिया होगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस होंगे, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिस्पनिया होगा, टैकीपनिया होगा, पेटैकियल रैशेस होंगे अपर चेस्ट और नेक एरिया में। पेटैकियल रैशेस का मतलब है नेक और चेस्ट वाले हिस्से में लाल धब्बे या लाल चकत्ते जैसे निशान उभर कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। इन चारों में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी होने पर होता है? जॉन्डिस, स्क्रैवी, कैंसर, एस्थमा।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। विटामिन सी की कमी होने से स्क्रैवी नामक डिजीज हो सकता है। कई बार आपको एग्जाम में स्क्रैवी को स्कॉर्ब्यूटस नाम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। स्कॉर्ब्यूटस डिजीज भी बोलते हैं इसे। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग स्क्रैवी रोग या स्कॉर्ब्यूटस नाम से जाना जाता है। जब पर्सन में ये डिजीज डेवलप होता है तो शुरुआती दिनों में तो किसी भी प्रकार के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ महीनों बाद जैसे जैसे विटामिन सी की कमी बहुत ज़्यादा होने लगती है तो पर्सन के अंदर लगातार वीकनेस होती है, वो थका हुआ रहता है, पर्सन के बॉडी पर एबनॉर्मल रैशेस डेवलप होने लगते हैं, उसके गम्स से ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, साथ ही साथ पर्सन इरिटेबल फील करता है खुद को। विटामिन सी के बारे में एग्ज़ाम में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि विटामिन सी किससे आपको मिलता है। तो याद रखिएगा, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी खट्टे फल हैं, लाइक आंवला जो कि इसका बेस्ट सोर्स माना जाता है, ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा, इनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिन पर्सन के अंदर हम आयरन दे रहे होते हैं उन्हें विटामिन सी लेने के लिए कहा जाता है ताकि इंटेस्टाइन से अच्छी तरह से आयरन का एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके अलावा घाव को भरने के लिए यानी वुंड हीलिंग में भी विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। जॉन्डिस की यदि बात की जाए तो जॉन्डिस डिजीज़ जो है बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के कारण होता है। अगर किसी पर्सन में आरबीसी नॉर्मल से ज़्यादा तेज रफ्तार से टूटने लगती हैं तो उस पर्सन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है और यही कंडीशन जॉन्डिस के नाम से जानी जाती है, जिसे आप हिंदी में पीलिया रोग से जानते हैं। इसमें पर्सन का आइज पीली दिखाई देती हैं। जॉन्डिस नॉर्मल यदि बिलिरुबिन का लेवल आपसे पूछ लिया जाए तो ये अराउंड 0.2 से लेकर 1.2 के बीच होता है। कैंसर डिजीज ह्यूमन बॉडी की सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। एस्थमा इज अ एलर्जिक डिजीज। इसमें पर्सन जब भी किसी एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ओवर एक्टिव हो जाती है और पर्सन के अंदर एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन के कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है और उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिएगा, ये पर्सन का नॉर्मल एयरवे है। अब मान लीजिए पर्सन किसी फॉरेन या एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, जैसे पॉलन हो गया, डस्ट हो गया या कोई स्पेशल ऑडोर हो गई, तो इसके कांटेक्ट में आते ही बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन करने लगती है और इस एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस के कारण पर्सन का जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। अब यहाँ से एयर अंदर जाने के लिए स्पेस नहीं बच पाता और पर्सन को रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी होती है। होपफुली दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन्ड MLHPs would broadly be expected to। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MLHPs क्या करते हैं तो आप क्या बताएंगे? आपके ऑप्शंस हैं इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स, ये नेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम करते हैं। ऑप्शन सी, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, ये प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये MLHPs ये सभी काम करते हैं।
The right answer is option B. MLHPs हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम करते हैं। आइए इनके बारे में और जान लें। MLHPs का फुल फॉर्म है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स, they are health workers trained at higher education institution for at least 2 to 3 years। जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें इन्हें 2 से 3 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। दे आर ऑथोराइज्ड टू वर्क ऑटोनॉमसली टू डायग्नोस, manage and treat illness, disease and impairments as well as engage in preventive and promotive care। ये मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, डिजीज ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर आदि सभी प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following factors is most important for healing an infected decubitus ulcer? किसी पर्सन को डेक्यूबिटस अल्सर है या इसे आप कह सकते हैं बेड सोर है, तो इसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा? यहाँ पर आपको 3 ही ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है अगर हम इस पर्सन में उस बेड सोर वाले एरिया का सर्कुलेशन बेहतर कर दें तो हीलिंग बढ़ जाएगी, या फिर ऑप्शन 2 हम इस पर्सन को अच्छी मात्रा में रेस्ट प्रोवाइड करें तो हीलिंग अच्छी हो जाएगी, या फिर ऑप्शन 3 उसे बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए तो जल्दी हीलिंग होगी। बेड सोर इन तीनों में से किस चीज के कारण सबसे बेहतर ठीक होगा? The right answer is option 1। अगर हम पर्सन में जिस एरिया में बेड सोर है उस जगह पर प्रॉपर सर्कुलेशन होने दें तो पर्सन का हीलिंग जो है बेहतर होगा, जल्दी पर्सन का बेड सोर ठीक हो जाएगा। आइए इसके बारे में और जान लें। एडिक्वेट सर्कुलेशन स्टेटस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हीलिंग प्रोसेस of an infected decubitus ulcer। Blood flow to the area must be present to bring nutrition and prescribed antibiotics to the tissues। देखिएगा, अगर किसी पर्सन को इन्फेक्टेड डेक्यूबिटस अल्सर है तो उस पर्सन के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा रोल होगा कि उस एरिया तक पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। हम पर्सन को इफेक्टिव न्यूट्रिशन दे रहे हैं, रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें, ये सभी फैक्टर हेल्पफुल हैं। लेकिन पर्सन में अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन जो दी जा रही हैं या हीलिंग के लिए जो ब्लड सेल्स आवश्यक है, अगर वो उस एरिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगी तो किस प्रकार से हीलिंग प्रोसेस होगा? तो जब भी हम कोई भी पेशेंट हमें केयर के लिए मिलता है और वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है और वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है, तो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि इस पर्सन का विशेष ख्याल रखा जाए और इसमें अल्सर, बेड सोर्स डेवलप ना होने दिए जाएं। पर्सन को हम फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करवाते हैं और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने घंटों में पोजीशन चेंज करवाना बेहतर माना जाता है। तो आप बताएंगे बेड सोर वाले पर्सन के अंदर हर 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करवाना सबसे सही माना जाता है। ऐसा करने से पर्सन में बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर डेवलप होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अगर पर्सन लगातार एक ही पोजीशन में लेटा रहता है तो उसके उस हिस्से पर कंप्रेशन पड़ता है, दबाव पड़ता है
और उस एरिया के अंदर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ना पहुँचने के कारण डेड कर जाते हैं, डेथ हो जाती है और वहाँ पर सड़न पैदा होने लगती है। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेड सोर का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। HCG हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ग्राफियन फॉलिकल्स। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सिक्रीट होता है। Syncytial cells of placenta secretes the HCG. It is detected by the UPT test in early stage of pregnancy. आपने टीवी पर एड्स में देखा होगा कि प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। एक किट आता है जिसमें हम यूरिन को पोर करके फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिप टेस्ट आप करते हैं इसे आप यूपीटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोल सकते हैं आप इसे। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली हम यूरिन के अंदर HCG हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मिस्ड पीरियड होने के बाद एक्सपेक्टेड डेट से करीब 8 से 10 दिन निकलने के बाद भी पीरियड नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप यूपीटी टेस्ट करते हैं और यूपीटी टेस्ट करने पर यदि आपको HCG मिलता है यूरिन में तो इसका मतलब है कि वुमेन इज प्रेग्नेंट। इट्स मेजर फंक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज टू मेंटेन प्रेगनेंसी स्टेट अंटिल द प्लेसेंटा मैच्योर। HCG हार्मोन का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि पहले ट्राइमेस्टर में ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक की प्रेगनेंसी तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करना HCG हार्मोन की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद प्लेसेंटा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फंक्शनिंग स्टेट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन डॉग बाइटिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एड। डॉग बाइट होने पर आपका पहला एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, गिव एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी, यूज हाइड्रोजन peroxide एट द साइट ऑफ डॉग बाइट। ऑप्शन सी, वॉश वुंड विथ सोप एंड रनिंग वाटर। ऑप्शन डी, चिली पाउडर ऑन वुंड। The right answer is option C. जैसे ही पर्सन को डॉग बाइट कर ले तुरंत जिस हिस्से में डॉग ने बाइट किया है उसे आप सोप से, साबुन से और रनिंग वाटर से यानी नल के नीचे आकर कंटिन्यूअसली वॉश करेंगे। कम से कम आपको 15 मिनट्स तक लगातार जिस एरिया पर डॉग ने बाइट किया है उसे साबुन और पानी से क्लीन करना है, धोना है, रनिंग वाटर से क्लीन करना है। ये सबसे पहला एक्शन होगा। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएं और जितने भी एंटी रेबीज वैक्सीन है उसे लगवा लें। डॉग बाइट को आप इग्नोर ना करें, ये बहुत ही
बड़ा डिजीज हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप कर सकता है। डॉग बाइट होने पर डॉग के माउथ में सलाइवा के अंदर जो वायरस होता है, जिसे आप रैबिडो वायरस के नाम से जानते हैं, लाइसा वायरस के नाम से जानते हैं, ये वायरस अगर ह्यूमन के ब्लड में पहुंच गया तो इससे पर्सन को रेबीज डिजीज हो सकता है। रेबीज डिजीज के अंदर पर्सन हाइड्रोफोबिया जैसे सिम्टम्स को फेस करता है, और अगर ट्रूली कहें तो इसका कोई ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। पर्सन को डॉग बाइटिंग के बाद एंटीबायोटिक देना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करना, या फिर जैसे कि पुराने लोग कहते थे कि लाल मिर्च पाउडर को उस घाव पर लगा देना, ये सभी गलत इंटरवेंशंस हैं। इससे आप सबसे पहले नहीं करेंगे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, द ड्रग that should only be administered in diluted form। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, एज वेल एज जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे तब आप पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते समय भी इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें। आपको बताना है कि कौन सा इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटेड फॉर्म में ही दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट। The right answer is option B, पोटेशियम क्लोराइड, जिसे आप KCl कह सकते हैं। मार्केट में ये कैसोल नाम से अवेलेबल रहता है। इस इंजेक्शन को आप जब भी पेशेंट में लगाएं तो इसे पहले तो डाइल्यूट करें, उसके बाद स्लो आईवी दें। अगर आपने इस पेशेंट किसी भी पेशेंट को ये इंजेक्शन फास्ट दे दिया, एकदम से बॉलस फॉर्म के रूप में दे दिया, तो पोटेशियम हार्ट में जाकर हार्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और पर्सन की विद इन सेकेंड डेथ हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे और पर्सन विदाउट ईसीजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर टीचिंग अ प्रीमी ग्रेविडा क्लाइंट at 10 weeks gestation about the recommendation for exercise during pregnancy, which of the following client statement indicate successful teaching? एक फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई वुमेन जिसे 10 वीक की प्रेगनेंसी है, इस वुमेन को आपने प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बारे में समझाया। इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो अगर क्लाइंट के द्वारा कहा जाता है तो आप ये समझ जाएंगे कि अब पेशेंट को, वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को इस बारे में समझ आ गया है कि उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं। आपके ऑप्शंस हैं, वाइल प्रेग्नेंट आई शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, प्रेगनेंसी के दौरान मैं सभी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करूंगी। ऑप्शन 2, इवन थ्रो आई एम प्रेग्नेंट आई कैन लर्न टू स्की नेक्स्ट मंथ, प्रेगनेंसी के दौरान मैं स्की जो होती है उसे सीखूंगी। ऑप्शन 3, while we are on vacation next month I can continue scuba diving, नेक्स्ट मंथ में जब मैं वैकेशन पर होंगी उस समय मैं स्कूबा डाइव करूंगी। ऑप्शन 4, सिटिंग इन हॉट टब आफ्टर एक्सरसाइज विल हेल्प मी टू रिलैक्स, एक्सरसाइज करने के बाद मैं हॉट वाटर टब में बैठकर रिलैक्स होंगी। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही माना जाएगा? The right answer is option 1.
अगर क्लाइंट ये कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं सभी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करूंगी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का मतलब होता है ऐसे खेल जिसमें पर्सन लगातार दूसरे प्लेयर्स के साथ एग्रेसिवली कांटेक्ट में आता है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सभी कांटेक्ट स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। इसकी जिसे आप कहते हैं बर्फ में चलने वाली जो गेम होती है उसे स्काई कहते हैं। इससे भी प्रेग्नेंट वुमेन को चोट लग सकती है, बच्चे को चोट लग सकती है, इसलिए हम ये खेल भी नहीं खेलेंगे। स्कूबा डाइविंग एक ऐसा गेम होता है जिसमें पर्सन पानी की गहराई में जाकर स्विम करता है, और ये भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बच्चे पर लगातार प्रेशर पड़ता है और ये बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा एक्सरसाइज के बाद हॉट वाटर टब में बैठना बच्चे में हाइपरथर्मिया कॉज कर सकता है और बच्चे को इससे हार्म हो सकता है, इसलिए हम इसे भी अवॉइड करने के लिए कहेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है हल्का फुल्का वॉक करना, धीमे धीमे चलना, और वो उसमें फीटस को या मदर को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, the nurse is providing discharge teaching for a client taking disulfiram. The nurse should instruct the client to avoid eating. एक पर्सन जो कि डाइसल्फिराम एंटाब्यूज ले रहा है, उसे आप कौन से फूड अवॉइड करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन ए पीनट्स, डेट्स, रेजिंग, figs, chocolate, eggplant, pickle, salad with vinaigrette dressing, beef, milk, cottage cheese, ice cream. The right answer is option C. The client taking antabuse should not eat or drink anything containing alcohol or vinegar. देखिएगा यहाँ पर क्लाइंट के द्वारा एंटाब्यूज लिया जा रहा है, डाइसल्फिराम लिया जा रहा है। और डाइसल्फिराम के बारे में हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब पर्सन में अल्कोहल का एडिक्शन हटाना होता है तब उसे हम डाइसल्फिराम एज अ एवर्जन थेरेपी देते हैं, और इसके साथ जब भी पेशेंट ड्रिंक करने की सोचता है उसे सीवियर वॉमिटिंग होती है। तो अगर आप डाइसल्फिराम ले रहे हैं तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिसमें अल्कोहल या विनेगर हो। अगर आप इसे खाते हैं तो तुरंत आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। पिकल, सैलेड विथ विनीग्रेटी ड्रेसिंग एंड बीफ, इसमें विनेगर और अल्कोहल सब्सटेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्लैप्सलॉफ्लर्स बेसिलस इज द नेम ऑफ। आपको बताना है कि इन चारों में से किसे हम क्लैप्सलॉफ्लर बेसिलस के नाम से जानते हैं। क्लैप्सलॉफ्लर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ऑप्शन डी मेनिंगोकोकल। Which one is the example of Klebsiella bacillus? The right answer is option C. कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी को हम क्लैप्सिया बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। Corynebacterium diphtheria is a pathogenic bacterium that causes diphtheria.
It is also known as Klebsiella bacillus because it was discovered in 1884 by Edwin Klebs and Friedrich Loeffler. डिप्थीरिया डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी और इस बैक्टीरिया को 1884 में एडविन क्लेप्स और फ्रेडरिच लॉफलर द्वारा डिस्कवर किया गया था। इन्हीं साइंटिस्ट के सरनेम को जोड़कर इसे हम क्लेप्स लॉफलर बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी MCQs की ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते समय लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप चाहें तो कंटेंट में कुछ बदलाव करना हो तो उसके लिए अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड के अनुसार वीडियोस को मॉडिफाई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन स्टोर इज। आपको बताना है कि हमारे बॉडी में कितना आयरन मौजूद है। अगर इस मात्रा को जानना हो तो इसके लिए कौन सा आयरन टेस्ट सबसे ज़्यादा करवाया जाता है, या यूं कह लीजिए इस चीज़ के लिए मोस्ट सेंसिटिव आयरन फॉर्म कौन सी है। ऑप्शन ए सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन, सीरम ट्रांसफेरिन। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर सेलेक्ट करना है फॉर द आयरन स्टोरेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीरम फेरिटिन। Serum ferritin and stainable iron in tissue stores are most sensitive laboratory indicators of mild iron deficiency and are particularly used in differentiating iron deficiency from anemia of chronic disorders. जब भी किसी पर्सन के अंदर एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि पर्सन के अंदर आयरन की कमी होने के कारण एनीमिया हो रहा है या फिर किसी और दूसरे डिजीज़ की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम सीरम फेरिटिन टेस्ट करवाते हैं। सीरम फेरिटिन टेस्ट को करवाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि पर्सन की बॉडी में कितना आयरन मौजूद है। अगर सीरम फेरिटिन का लेवल नॉर्मल से कम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर आयरन की कमी है, पर्सन आयरन वाले फूड सब्सटेंस नहीं ले रहा है और इस कारण उसे एनीमिया हो गया है। और फिर हम पर्सन को आयरन रिच डाइट लेने के लिए कहते हैं। और मान लीजिए अगर पर्सन के अंदर सीरम फेरिटिन नॉर्मल आता है तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से नहीं है, कोई और डिजीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी के अंदर सीरम फेरिटिन और स्टेनेबल फॉर्म में ही आयरन सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। सीरम ट्रांसफेरिन फॉर्म में आयरन बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 12, the nurse is found to be guilty of charting blood glucose result without actually performing the procedure. After taking to the nurse, the charge nurse should। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में चार्ज नर्स हैं, मेन नर्स हैं और आपके किसी जूनियर ने बिना पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज चेक किए ही ब्लड शुगर लेवल फाइल में एंटर कर दिया। आपको इस बारे में पता चलता है कि
आप बिना किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल चेक किए ही इन्होंने एंट्री की है, तो इस सिचुएशन में एज अ चार्ज नर्स आप क्या करेंगे? कॉल द बोर्ड ऑफ नर्सिंग, आप बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताएंगे। फाइल अ फॉर्मल रिप्राइमेंट, आप एक फॉर्मल रिप्राइमेंट करेंगे। टर्मिनेट द नर्स, आप इस नर्स को टर्मिनेट कर देंगे, काम से हटा देंगे। चार्ज द नर्स विथ अ टॉर्ट, आप इस नर्स को टॉर्ट लगाएंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने जनरल एक्सपीरियंस से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आप सभी ने सही आंसर चूज किया होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हम यहाँ पर एक फॉर्मल रिप्राइमेंट कॉल करेंगे। एग्जैक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर्मल रिप्राइमेंट का मतलब क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि हम इस नर्स को डांटेंगे। रिप्राइमेंट का मतलब है डांटना। The action after discussing the problem with nurse is to document the incident and file a formal reprimand to tell somebody officially that he and she has done something wrong. हम इस इंसिडेंट्स के बारे में पता लगते ही उस जूनियर नर्स को बुलाएंगे और फिर उसे समझाएंगे, सिखाएंगे, मौका देंगे कि आप दोबारा ऐसा ना करें। ऐसा करने से किसी क्लाइंट को नुकसान हो सकता है और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। If the behavior continues or if harm has resulted to the client, the nurse may be terminated and report to the board of nursing, but it is not the first step. अगर मान लीजिए आपके द्वारा एक बार डांटने या समझाने के बाद भी, वार्निंग देने के बाद भी वो नर्स बार बार इस एक्शन को दोहराता है, बिना काम किए ही फाइल में एंट्री कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप उस नर्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए पहली ही बार में उसने ऐसा किया और आपने उसे पकड़ लिया और पेशेंट को किसी तरह का हार्म हो गया, तो आप तुरंत उसे टर्मिनेट कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ नर्सिंग में इस चीज की शिकायत कर सकते हैं। यहां पर टॉर्ट की बात की जाए, अ टॉर्ट इज रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट अ क्लाइंट और हिज बिलोंगिंग। टॉर्ट का मतलब है कि किसी क्लाइंट या उसकी संपत्ति, उसकी बिलोंगिंग के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट करना टॉर्ट कहलाता है। दिस इज नॉट एन टॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट a patient who has diagnosis of folic acid deficiency anemia to increase intake of which of the following food. आपको बताना है कि अगर किसी पर्सन को फॉलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया है, तो उसे कौन सा फूड सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स, green leafy vegetables, citrus juices, fish and poultry. फॉलिक एसिड को आप विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फॉलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो हम इस क्लाइंट को इसे ज़्यादा मात्रा में खाने के लिए कहेंगे। फॉलिक एसिड इज अ वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन नीडेड फॉर DNA सिंथेसिस। फॉलिक एसिड वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसे आप विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। फॉलिक एसिड से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान
फॉलिक एसिड कब से लिया जाना शुरू किया जाता है और अगर इसकी कमी हो तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कपल फैमिली प्लानिंग करना चाहता है तो उससे लगभग 1 मंथ पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसकी डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। It naturally occurs in green leafy vegetables, beans and yeast. फॉलिक एसिड जो है नेचुरली हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स और यीस्ट में पाया जाता है। फॉलिक एसिड इज यूज टू ट्रीट मेगैलोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फॉलिक एसिड की कमी से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जिसे आप मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नर्स विटनेसेस द नर्सिंग असिस्टेंट hitting the client in long-term care facility. The nursing assistant can be charged with. आप ये देखते हैं कि एक नर्सिंग असिस्टेंट किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में पीट रहा है, मार रहा है, हिट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में इस नर्सिंग असिस्टेंट पर आप कौन सा चार्ज लगाएंगे? नेग्लिजेंस का, टॉर्ट का, असॉल्ट का या फिर माल प्रैक्टिस का? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर असॉल्ट का चार्ज लगाया जाएगा। असॉल्ट इज डिफाइंड एज स्ट्राइकिंग और टचिंग द क्लाइंट्स inappropriately, so a nurse assistant striking the client could be charged with assault. किसी भी पेशेंट के साथ मारपीट करना या फिर इनएप्रोप्रिएटली उसे टच करना असॉल्ट कहलाता है। नेग्लिजेंस इज फेलिंग टू परफॉर्म केयर फॉर अ क्लाइंट। नेग्लिजेंस का सिंपल मीनिंग है नज़रअंदाज करना, यानी कि पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं करना। अ टॉर्ट इज अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड ऑन क्लाइंट ऑन देयर बिलोंगिंग्स। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। माल प्रैक्टिस जो कि ऑप्शन में दिया गया था वो भी जान लेते हैं क्या होता है। माल प्रैक्टिस इज अ फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट that the nurse assistant knows should be done, or the act of doing something wrong that result in harm to the client. माल प्रैक्टिस का मतलब है कि किसी हेल्थ पर्सोनल को पता है कि पेशेंट में इस सिचुएशन में हमें ये करना है लेकिन वो नहीं उसे करता, या फिर पेशेंट ऐसा कुछ कर देता, हेल्थ पर्सोनल ऐसा कुछ कर देता है जिससे क्लाइंट को या पेशेंट को कुछ नुकसान हो जाता है, तो ये कंडीशन माल प्रैक्टिस कहलाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द प्रिफर्ड मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट हु मे हैव सफर्ड विद अ नेक इंजरी? प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऐसा कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आता है जिसमें नेक वाले एरिया के अंदर चोट लगी है। इस पेशेंट में आपको एयरवे ओपन करना है, तो इसके लिए आप कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, एक्सटेंशन ऑफ नेक। प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम में भी इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इमेज बेस में भी इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर पर्सन अनकॉन्शियस है और हमें ये शक है कि इसकी रीढ़ की हड्डी या स्पेशली गर्दन वाले हिस्से में चोट हो सकती है,
तो इसके एयरवे को ओपन करने के लिए हम जॉ थ्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके बारे में और जान लें। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर आर टू ऑफ द मेन टूल्स ऑफ बेसिक एयरवे मैनेजमेंट। जब पर्सन में एयरवे को ओपन करना होता है तो उसके लिए जनरली दो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर और दूसरा है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। जब The jaw thrust maneuver is often used on patients with cervical neck problem or suspected cervical spine injury। अगर पर्सन में सर्वाइकल एरिया में नेक में प्रॉब्लम है या फिर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो इस सिचुएशन में आप हमेशा जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करेंगे। Head tilt chin lift is a procedure used to prevent tongue obstruction in upper airway। और मान लीजिए अब पर्सन के नेक एरिया में स्पाइन एरिया में किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं है लेकिन पर्सन अनकॉन्शियस है, तो इस पेशेंट में पर्सन की टंग बैकवर्ड फ्लिप ना हो जाए और उसके कारण कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए। इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, एयरवे को ओपन करने के लिए हमेशा हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।